नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि जो है वो क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी भारतीय कृषि के करैक्टर के बारे में पढ़ा जाता है तो उसमें ज़्यादातर कहा जाता है कि भारतीय कृषि जो है उसमें 50% खेती रेनफेड एग्रीकल्चर है, यानी कि बारिश के ऊपर आधारित है। और इसके साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो खेती के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज हम दो ऐसी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय काफ़ी संवेदनशील है और लगातार हमारे एग्रीकल्चर को इसका प्रभाव झेलने को मिल रहा है। और इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। और अगर हम स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव बात करें तो ये टॉपिक आपका एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रोनॉमी और सोइल साइंस के साथ आप जुड़ा हुआ टॉपिक इसको कंसिडर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लगातार जो हीट वेव्स बढ़ रही हैं, यानी कि जो लू की घटनाएं लगातार तेज होती जा रही हैं, और दूसरा आपका फर्टिलाइजर का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है ड्यू टू खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है उस स्थिति की वजह से। तो इसका हमारे भारतीय कृषि के ऊपर क्या प्रभाव है, कैसे हम इससे निपट सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और आने वाले समय के लिए क्या प्रावधान जो है वो अपनाए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही कम समय में सारी बातों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि हीट वेव्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है ना। ज़्यादातर इसके बारे में कहा जाता है कि हीट वेव्स जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। आपने खबरों में भी देखा होगा कि ज़्यादातर दोपहर के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकल भी रहे हैं तो प्रॉपर पानी पिए और बचकर चलें, है ना, लू से डायरेक्टली बचें, है ना, कपड़ा वगैरह बांध कर फिर बाहर निकलें। ऐसी बहुत सारी बातें बोली जा रही है। तो कारण क्या है? देखो, सबसे पहले लू को समझते हैं, हीट वेव्स को समझते हैं कि होती क्या है। देखो, एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी रीजन का अपना एक एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो किसी भी जगह का अगर हम हिस्टोरिक रिकॉर्ड देखेंगे, वहां का इतिहास देखेंगे, तो वहां पर एक सामान्य तापमान देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए किसी रीजन में आपका 30 डिग्री तापमान सामान्यतः रहता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 35 डिग्री हो सकता है। तो अब मान के चलिए उस रीजन में ये जो 35 डिग्री का तापमान है उसमें लगभग 4.5 से लेके 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाता है, यानी कि सामान्य तापमान में अगर आपकी बढ़ोतरी हो जाती है तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है हम उसको हीट वेव की कैटेगरी में रखते हैं। और अब मैदानी क्षेत्रों में और जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें लू को मापने का एक और मापदंड है। उसे कहा जाता है कि अगर मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री से तापमान अधिक है तो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो हीट वेव्स की कंडीशन में आ जाता है, हीट वेव की अवस्था उसको माना जाता है। और वहीं अगर आपका हिली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री से तापमान बढ़ जाता है तो उसे आपका हीट वेव की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अब हीट वेव के साथ अगर हम बात करें तो किस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर को इंपैक्ट होगा, तो आप लोग जानते हैं कि जब गर्म हवाएं इतने तापमान के साथ चलती हैं तो वो अब मिट्टी से इवेपोट्रांसपिरेशन आपका बढ़ जाता है, तो उसके साथ हमारी जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी की कमी होने लगती है, तो जिससे पौधों के लिए जो उपलब्ध पानी होता है वो उतना नहीं मिल पाता। दूसरा, हीट वेव्स जो हैं, जैसे मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं या बच्चों की बात करते हैं और पशुओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो इनके ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव है ना। आपने सुना होगा कि भाई लू चलने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फसलों की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, तो अब पशुपालन और आपका एग्रीकल्चर भी इससे इंपैक्ट होता है। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, अगर तापमान आपका कहीं भी किसी भी जगह पर 40 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है तो वहां पर जो फ्लावरिंग होती है, मतलब जो फ्लावर यानी कि फूल बनने की अवस्था है, उस समय अगर आएगा तो फूल नहीं बन पाएंगे। दूसरा, उसमें अगर आपका पोलन जर्मिनेशन की बात होती है, मतलब पोलिनेशन जब होता है, परागकण का ट्रांसफर होता है, तो वो नहीं प्रॉपर हो पाएगा। उसके बाद उसमें ग्रेन यानी कि दाना बनने की समस्या आएगी, ग्रेन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या फ्रूट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा उपज के ऊपर आपको नुकसान देखने को मिलेगा।
दूसरा, अब लगातार अगर हीट वेव चलती है तो उसके चलते लगातार आपकी सूखे की समस्या बनी रहती है, और ड्राई स्पेल अगर सूखा हो जाता है तो उसका प्रभाव आपकी खेती में सीधा सीधा देखने को मिलता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर रेन फीडिंग की जाती है, यानी कि बारिश के ऊपर आधारित ही खेती की जाती है। अब जहां इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, और लगातार आपकी हीट वेव चल रही है तो ड्रॉट के कारण, सूखे के कारण फसल आपकी कंप्लीट खराब हो सकती है और उनका 100% नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, यहां पर एक चीज और समझनी चाहिए कि इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी आपका बढ़ जाता है, तो जिससे यानी कि पानी की जो मांग है पौधों की वो भी आपकी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से पशुपालन के ऊपर भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। पशुओं के अंदर भी आपका गर्मी के कारण कई बार जो है गर्भधारण नहीं हो पाता है। दूसरा, उनमें जो दूध की मात्रा है वो कम हो जाती है। मीट उत्पादन में जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि पशुओं के और खेतों के दोनों ही आपकी यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, उपज जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि सीधा सीधा हमारी खेती के ऊपर इसका प्रभाव है। अब आप लोग सोच के देखो कि जब उत्पादन कम हो रहा है तो हमारे देश के लोगों के लिए और किसानों के लिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है। किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि उत्पादन अगर कम होगा तो किसान की आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर देश में उत्पादन अन्न का कम हो रहा है तो जो डिमांड है हम उस सप्लाई को पूरा नहीं कर पाएंगे, डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आपका अनाज महंगा होगा और अनाज की कमी आएगी। इसका मतलब खाद्य सुरक्षा के ऊपर सीधा खतरा है। तो अब हमें दूसरे देशों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो सीधा सीधा आप ये समझकर चलिए कि हीट वेव से कितना बड़ा प्रभाव जो है हमारी खेती के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं। अब मैंने आपको कहा कि हीट वेव यानी कि लू चलने के कारण किस प्रकार से आपकी फसल प्रभावित हो रही है या पशुपालन प्रभावित हो रहा है। दूसरा, हमने यहां पर कहा कि आपका स्टेट ऑफ होम्स, आप सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ कि समय के साथ आपकी खाड़ी देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो वहां पर ईरान के पास में एक समुद्री रास्ता है जिसे स्टेट ऑफ होम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ होम्स है ये अभी बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा युद्ध के चलते। तो अब क्या है कि यहां से ज्यादातर आपके जो उर्वरक हैं वो खाड़ी देशों से या बाकी यूरोपियन कंट्री से हमारे देश में आते थे। अब हमारे देश में उर्वरकों की किल्लत लगातार होना शुरू हो चुकी है। हम लोग यूरिया का उत्पादन खुद करते थे, लेकिन यूरिया आपका जिस जिस आपकी नेचुरल गैस से बनाया जाता है तो वो आपका अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो मटेरियल भी यहीं से आता था। और दूसरा, अमोनिया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हमारा यूरिया प्रोडक्शन भी ठप हो चुका है। दूसरा, हम लोग जो पोटेशिक फर्टिलाइजर है या फॉस्फेट फर्टिलाइजर है उनके लिए तो दूसरे देशों के ऊपर आश्रित थे। तो अब क्या हुआ कि इसके चलते हमारे देश में उर्वरकों की कमी आना शुरू हो गई। तो यहां पर आपका खरीफ फसलों का उत्पादन इससे क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है इस बात को समझना कि इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए अब हम इन टॉपिक को वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि इंडियन एग्रीकल्चर आज बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन उनमें से दो समस्याएं आज हमारे सामने मुख्य हैं। एक आपकी यहां पर है कि जो हीट वेव चल रही है वो अब पता नहीं है कि कितने लंबे समय तक चलेंगे और उसका कितना बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि अगर ये लंबे समय तक रहती हैं तो इनकी वजह से आपका ड्रोट यानी कि सूखा पड़ने की आशंका हो सकती है और फसल उत्पादन आपका गिरेगा, तो वहां पर किसान की आमदनी और आपका खाद्य सुरक्षा दोनों के ऊपर ही एक गहरा आघात हो सकता है और हमारी इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं चरमरा सकती है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आज आपका एग्रीकल्चर जो है वो भारत में लगभग 47% वर्कफोर्स को काम उपलब्ध करवाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये आपका उत्पादन कम होगा तो इस वर्कफोर्स की आमदनी के ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर ये खाद्य उत्पादन कम होता है तो पूरे विश्व भर के अंदर अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का ही मानना है कि अगर ये समस्याएं लंबे समय तक चलती है तो केवल पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि इसकी वजह से लगभग 1.2 बिलियन पीपल जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उनका जीवन
जीवन, उनका स्वास्थ्य खतरे में आ सकता है, उनके लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो एक बड़ी चिंता बन सकती है। तो सोच के देखो कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन इससे प्रभावित होने वाली है ना। ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर ये समस्या आएगी, विश्व भर में इसकी समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे अफ्रीकन कंट्री आज भी इस समस्या के साथ जूझ रहे हैं, उन लोगों के पास भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, उन लोगों को बाहरी जो देश हैं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अपने अन्न के लिए, अपने भोजन के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया एक एपी सेंटर यहां पर बन चुका है, यानी कि ये जो हीट वेव्स की घटनाएं हैं, लू चलने की घटनाएं हैं, सबसे अधिक हमारे भारत में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो ट्विन प्रेशर में हीट वेव के चलते आपका फसल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, और केवल हीट वेव ही नहीं है, इसके अलावा भी और भी समस्याएं हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, टोटल जो हमारे देश के अंदर आज ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है, उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन लगभग 16 से 17% है, या आप ये कह सकते हो कि 15 से 16% ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में, हमारे देश के टोटल इमिशन में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। और अब देखो यहां अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, जो आपका जलवायु परिवर्तन है, उससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र भी एग्रीकल्चर है, और उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं, क्योंकि 15 से 16% जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है वो एग्रीकल्चर से होता है। अब एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कैसे होता है? जैसे हम आज फर्टिलाइजर्स को एक्सेसिवली यूज करते हैं ना, उर्वरक को आप लोग यूज करते हो, तो उनके उपयोग की वजह से आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है वो पर्यावरण में बढ़ती है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग जो रेजिड्यू को बर्न आउट कर देते हैं, या जो हमारा एनिमल लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक में जो एनिमल वेस्ट होता है उसमें से मीथेन गैस का इमिशन होता है, राइस के फील्ड में से मीथेन गैस का इमिशन होता है। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग गैस है जो हमारे एग्रीकल्चर से निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप लोगों को पता है प्लांट जब रेस्पायर करता है तो CO2 को भी रिलीज करता है, खासकर C3 प्लांट के अंदर। तो आप ये समझिए कि यहां से जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेजर इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउसेस हैं, और आपके टोटल ग्रीन हाउस गैस के कंट्रीब्यूशन में से इंडिया में 15 से 16% जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का है। तो इसका मतलब हमें इस इमिशन को कम करने की जरूरत है, हमें यहां पर जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन को, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको हमें वापस से सिक्वेस्ट्रेट करने की जरूरत है, अवशोषण करने की जरूरत है। तो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन दूसरी बात बताना चाहता हूं कि ग्लोबल सप्लाई जो यहां पर आपको मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स की जो अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, तो अब देखो ये कम होना डेफिनेटली स्वाभाविक है कि हो चुका है, क्योंकि पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि विश्व भर में इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि केवल हमारा देश ही नहीं है जहां पर उर्वरक की कमी हुई है। वो बात अलग है कि सरकारों ने समय पर निर्णय नहीं लिया वो बाद की बातें हैं, हमें उसके ऊपर एक बार चर्चा नहीं करनी है, हमें इस समस्या के ऊपर चर्चा करनी है। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में किसानों के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल ये आ जाता है कि भाई हम अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। तो अब यहां पर एक चुनौती भी है और मौका भी है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन मौका कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे इससे फायदा लिया जा सकता है ना। दूसरा यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे आपको कहा जा रहा है कि भाई इसके लिए हम लोग आपके क्लाइमेट स्मार्ट सीड को अडॉप्ट कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, नैनो यूरिया बायो फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे इसको डिटेल में जानेंगे, एक बार रुकिए। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज हीट वेव और फर्टिलाइजर शॉर्टेज के चलते हमारे देश के अंदर क्रॉप की यील्ड यानी कि फसल की उपज कम हो सकती है, आपकी लागत बढ़ सकती है। लागत कैसे बढ़ेगी? जैसे हीट वेव्स के चलते, क्योंकि अब पानी अगर इवेपोरेट होगा तो बार बार इरिगेशन के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, हमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। और लागत में एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसमें जैसे आपके न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनको हमें सप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स को प्रयोग में लाना पड़ सकता है। ठीक है, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली इससे इंपैक्ट होगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हीट वेव का जो इंपैक्ट है, जैसे हमने अभी बात की थी कि हीट वेव बढ़ रही है, लेकिन अगर आपकी बारिश आ जाती है या मौसम में नमी हो जाती है तो उससे हीट वेव का प्रभाव कम होगा या ज्यादा होगा। अब ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो याद रखना कि जब भी आपकी नमी यानी कि ह्यूमिडिटी जो है हीट वेव के दौरान बढ़ जाती है, तो ये जो नमी होती है वो एक प्रकार से आपका हीट डोम क्रिएट कर देती है। अब ये हीट डोम क्रिएट करने से क्या होगा, आप इस बात को ऐसे समझिएगा जैसे मान के चलिए कि ये आपकी जो मौसम के अंदर नमी यानी कि पानी की बूंदें ही तो होती हैं, ये पानी की बूंद क्या करेगी, अब और ज्यादा तापमान को कैप्चर करती है, और कैप्चर कर कर इस प्रकार से एक आपका ये कह सकते हो कि वहां पर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि जिसकी वजह से अब आपका इवेपोट्रांसपिरेशन जो
पहले हमारे शरीर से हो रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी समय के साथ जब गर्मी बढ़ती है तो हम लोग जैसे हम लोग तो स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है और प्लांट के अंदर आपका ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। दोनों ही प्रक्रियाएं सेम ही हैं और दोनों ही केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को ठंडा करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराता है। लेकिन अगर मौसम में ऑलरेडी नमी होगी तो इसका इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके चलते इसका गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर या पौधों के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पर आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कई बार यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हीट वेव के दौरान अगर बारिश की थोड़ी सी बूंदे आ जाती है या ये कह सकते हो थोड़ी सी बारिश अगर हमें आ जाती है तो उससे आपका फायदा कम होने की बजाय नुकसान ज्यादा हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी जो है वो उसमें एक और आपका जो है ये कह सकते हो उस हीट वेव की जो स्थिति है उसको और ज्यादा बदतर बना देती है, उसको एक्सब्रेट कर देती है और उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में नुकसान होने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर क्लाइमेट डायमेंशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर हमारा सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे वीट के ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट है। देखो, ग्रीन हाउस गैसेस के चलते या क्लाइमेट चेंज के चलते या जलवायु परिवर्तन के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा सर्दियों का मौसम था, जब जनवरी और फरवरी का महीना था, तो उस समय तापमान जो है वो एकदम से उतना नहीं हो पाया या ये कह सकते हो कम नहीं रहा, धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च के पहले महीने में जब हमारे गेहूं के अंदर दाना बनता है, फ्लावरिंग बनता है, तो उस समय प्रॉपर टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस समय एकदम से हीट वेव या ये कह सकते हो कि गर्मी बढ़ चुकी थी, तापमान बढ़ चुका था, तो उसकी वजह से ग्रेन फॉर्मेशन में और फ्लावरिंग में प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से नेक्स्ट आपके जो 15 दिन थे मार्च के, उस दौरान भी आपने देखा होगा एकदम से तापमान में गिरावट देखने को मिली और उस समय उसके अंदर ग्रेन के पकने का समय था। तो दोनों ही अवस्थाओं में हमारे गेहूं को मार पड़ी और अंत में जाते जाते आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, यूपी कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई थी, यानी कि ओलों के कारण आपके जो ग्रेन थे वो टूट गए, छोटे छोटे दाने जो है वो कन्वर्ट हो गए और प्रॉपर आपका दाना या ये कह सकते हो उन वीट के ग्रेन का साइज नहीं बन पाया, जिसकी वजह से यील्ड यानी कि उपज में कमी देखने को मिली। तो इसका मतलब ये था कि हमें दो प्रकार से यहां पर मार देखने को मिली है। पहला क्या हुआ, गेहूं के अंदर आपकी जो ग्रेन फॉर्मेशन की कंडीशन थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई और उसके बाद जो भी ग्रेन बना तो वो आपका क्या हुआ कि ओलावृष्टि के चलते यानी कि हेलस्ट्रॉम के चलते आपके ग्रेन जो है वो टूट गए और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आपकी क्वालिटी जो है वो लॉस होने के कारण उसका प्राइस भी कम देखने को मिला। तो ये कई प्रभाव हैं जो हमें यहां पर देखने को मिले हैं। तो अब आपका उपज के ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला। उसके बाद आज हम लोग जो है धान की बिजाई कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आप लोग जानते हो अब हीट वेव की लगातार जो है स्थिति बनी हुई है और पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। तो हीट वेव के चलते अब हमारा जो हम धान की चाहे नर्सरी प्लांटिंग करेंगे या डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस करेंगे, तो दोनों ही अवस्थाओं में आप लोग जानते हो जब सीडलिंग इमर्ज होती है तो उस समय अगर तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जर्मिनेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उसके बाद अगर वो जर्मिनेट हो भी जाता है, अंकुरित हो भी जाता है, तो भी उसके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि नर्सरी फेल भी हो सकती है और ट्रांसप्लांटिंग शेड्यूल जो है वो आपका डिले किया जा सकता है या डिले हो सकता है हीट वेव के चलते और आपकी उपज जो है अल्टीमेटली क्या हो सकती है, कम हो सकती है या ये कह सकते हो कि हमारा उत्पादन कम हो सकता है और खाद्य सुरक्षा आपकी खतरे में आ सकती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये एक जगह पर आपका ये नहीं कह सकते हो कि उत्तर भारत में ही हो रहा है या फिर आपके पश्चिमी उत्तर भारत में हो रहा है। आज के समय हीट वेव की अगर घटनाओं की बात करते हैं तो टॉप 100 जो सिटीज हैं या टॉप 100 जो प्लेस हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें सबसे अधिक हमारे देश के अंदर है। हम टॉप 100 में हम ही लोग ज्यादातर जो है वो अकर कर रहे हैं। तो सोचकर देखो कि इसकी स्थिति किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं है बल्कि पूरे भारत में इसकी जो है भयंकर स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी, इसके साथ वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, बढ़ेगा और इवेपो ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ता है तो उससे हमारे पानी की डिमांड बढ़ेगी और अगर आपके पास लगातार सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो क्रॉप फेल भी हो सकती है और अदरवाइज आपको क्रॉप को क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको इरिगेशन देना पड़ेगा और इससे हमारे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो क्या होगा, डिप्लीट होगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप यानी कि उन जगहों पर जहां पर रेनफेड है, जहां पर केवल बारिश के आधार पर खेती की जाती है, उन रीजन्स के अंदर इरिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध ना होने के कारण किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, उनकी फसल जो है वो 100% खराब हो सकती है और
और मॉनसून डेफिशिएंसी, आप लोगों को पता होगा इस बार 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 कहा जा रहा है कि सुपर एलिनो आने के चांस है, ठीक है। तो सुपर एलिनो अगर आ जाता है, तो वैसे तो हम लोग नहीं जानते कि भाई ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो माना जा सकता है कि आपका जो बारिश होने के आसार हैं वो लगभग 40 से 50% कम भी हो सकते हैं, या 20 से 30% भी अगर कम होंगे तो भी फसल उत्पादन के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है और बड़ा लॉस यहां पर हमारी फसल में हो सकता है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बात को समझना है। अब बारी आती है कि फर्टिलाइजर क्राइसिस। तो देखो फर्टिलाइजर क्राइसिस के साथ आपको मैंने बताया कि भाई जो स्टेट ऑफ होम्स हैं वो बंद होने के कारण एक तो जो फॉस्फेट और आपके जो पोटेशिक फर्टिलाइजर हैं वो हमारे भारत में नहीं आ पा रहे हैं, और भारत में ना आने के कारण हमारे देश के अंदर जो उर्वरकों की उपलब्धता है वो लगातार कम होती जा रही है। दूसरा, यूरिया जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला फर्टिलाइजर है, उसको बनाने के लिए भी जिस नेचुरल गैस की जरूरत होती है या अमोनिया की जरूरत होती है, जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूरिया प्रोडक्शन के, ये दोनों भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यानी कि रॉ मटेरियल की कमी के चलते यूरिया प्रोडक्शन भी आपका लगातार कम होता जा रहा है। तो अब यहां पर आपका फर्टिलाइजर यानी कि एक इंपॉर्टेंट इनपुट के रूप पर देखा जाता है, खासकर जो हमारी खरीफ फसलें होती हैं, पैडी की बात करते हैं, तो उनमें आपका फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक अगर समय पर नहीं मिलता है तो उत्पादन आपका कम हो सकता है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेजर प्रॉब्लम कहां पर है आपका, कि रसिया जो हमें सप्लाई करता था, और देखो पहले ही हम लोगों को पता होना चाहिए कि रसिया से हम लोगों ने फर्टिलाइजर या जो भी आपके तेल वगैरह है उनको लेना बंद कर दिया है यूएसए के प्रभाव में, जो कि मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंग है, लेकिन फिर भी चलो सरकारें देखेंगी उस बात को। और दूसरा, चाइना ने अपने आप ऑटोमेटिकली यहां पर यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का, खासकर डीएपी, तो इनके एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि उन्होंने भेजना बंद कर दिया है अपनी डोमेस्टिक डिमांड को देखते हुए। यानी कि दो तरफ से हमें मार पड़ रही है। पहला तो हमें यहां पर उपलब्ध हो जाता था चलो चाइना से थोड़ा बहुत, तो अब उन्होंने भी बंद कर दिया है। रसिया से हमने लेना बंद कर दिया था जिसके चलते कमी आई, और बाद में आपका भी खाड़ी देशों के चलते स्टेट ऑफ होम्स कंप्लीटली बंद हो गया। तो जो हमें यूएई वगैरह कंट्री से मिल जाता था फर्टिलाइजर, वो भी अब कंप्लीटली क्या हो गया, एकदम से स्टॉक डाउन हो गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए ये एक प्रकार से आपका चुनौती भी है, और इसको हम लोग ये कह सकते हो कि एक प्रकार से हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कैसे देख सकते हैं, अवसर कैसे देख सकते हैं, तो बताना चाहता हूं। एक तो हम लोग इसमें अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। अब ये अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर क्या हो सकते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेग्यूम क्रॉप को ग्रो करवाना शुरू कर सकते हैं, और लेग्यूम में भी पल्सेस, आज प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो पल्सेस टोटल लेग्यूम के 50% आपके प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है। टोटल जो हमारी जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है हम लोग जो देश में ग्रो करवाते हैं, उसमें 50% जो योगदान है वो पल्सेस का है, दालों का है। और दालें जो हैं यानी कि लेग्यूम क्रॉप जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए लगभग 70 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर जो है वो क्या कर सकती है, मिट्टी में फिक्स कर सकती है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप की रूट में नोड्यूल्स होते हैं और नोड्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है वो प्रति हेक्टेयर फिक्स की जा सकती है, जो कि लगभग 150 किलोग्राम यूरिया जो हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि 3 बैग यूरिया के उनके इक्विवेलेंट इसको आप लोग मान सकते हो। अब सोचकर देखो कि पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करके ये मिट्टी में ऐड करेगी। तो इससे हमारा क्या होगा, एक तो दलहन उत्पादन, जो हम आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात करते हैं, वो हमारी कंप्लीट होगी, वो जरूरत पूरी होगी। हमारी जो डिमांड और सप्लाई, क्योंकि आज हम लोग पल्सेस के उत्पादन में भी फर्स्ट रैंक पर हैं, और इसके अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्शन में और कंजप्शन में और इंपोर्ट में, तीनों ही कंडीशन में हम लोग पहले नंबर पर आते हैं। यानी कि हमारा दालों का जो जरूरत है या डिमांड है उसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर दालों की जो जरूरत है वो अपनी पूरी कर सकते हैं अपने तरीके से ग्रो करवाकर। और दूसरा, हम लोग इसमें अगर रोटेशन को फॉलो करेंगे आपके लेग्यूम के साथ, तो इससे हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो क्या करेगी, कार्बन को भी आपकी मिट्टी में और ज्यादा ऐड करने का काम करेगी। तो कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कार्बन का अवशोषण बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, और आपका मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, तो उसके आधार पर हम लोग बायो फर्टिलाइजर या नैनो यूरिया जैसे जो इंपॉर्टेंट नैनो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो मैन्योर है, कंपोस्ट है, उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैन्योर और कंपोस्ट अगर हम ऐड करते हैं तो उससे भी काफी हद तक एक तो ऑर्गेनिक मैटर
बढ़ेगा, मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरक साइकिल है वो बढ़ेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इंप्रूव होंगी, और प्राकृतिक अगर साइकिल कार्बन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का ये बढ़ता है तो वहां से भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर हम कोशिश करें कि भाई जो आपके ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं उनको भी ग्रो करवा सकते हैं। इनको तो आपका जैसे राइस के साथ हम लोग ढेंचा को एज ए ट्रांसप्लांटेड क्रॉप जहां पर ग्रो करवाई जाती है उसके बीच में सीड को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, और ब्राउन मैन्योरिंग के तौर पर भी उसको अप्लाई किया जा सकता है, तो उससे भी आपका फसल उत्पादन बढ़ सकता है। इनपुट जो कॉस्ट है उसको घटाया जा सकता है, और हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर फर्टिलाइजर्स के लिए उसको कम कर सकते हैं इस बैलेंस यूज के साथ, है ना। क्योंकि आपका बैलेंस जो यूज होता है ना, इसका मतलब होता है संतुलित उपयोग हमने करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके फर्टिलाइजर को कट डाउन करने का मतलब है कि हम लोग बस आपके नाइट्रोजन को उपलब्धि ना करवाएं या फास्फोरस को उपलब्धि ना करवाएं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपके बैलेंस यानी कि संतुलित उपयोग जो उर्वरकों का किया जाता है उसका महत्व यह है कि यहां पर हम लोग केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि हमारी जो प्राकृतिक साइकिल है आपके उर्वरकों न्यूट्रिएंट के, उनको इंप्रूव करें, ताकि हमारी जो निर्भरता है उर्वरकों के ऊपर वो लगातार क्या होती चली जाए, कम होती चले। और इससे सबसे ज्यादा अधिक फायदा किसानों को होगा, क्योंकि अब देखो ये इनिशियल में, शुरुआत में अगर हम बात करें तो किसानों के लिए बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है? क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, एक बार अगर किसी चीज को अपनाया जाता है पहली बार तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो उसी प्रकार से इस चीज को शुरुआत में अपनाना काफी हद तक मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इन चीजों को सीख जाते हैं, किसानों को ट्रेन अगर किया जाता है और इसमें रिसर्च और इनोवेशन और बेहतर अगर की जाती है, आईसीआर के वैज्ञानिकों के द्वारा इसके ऊपर अगर और ज्यादा रिसर्च और इनोवेशंस करके और एक्सटेंशंस के माध्यम से किसानों को अगर गाइड किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन अगर उपलब्ध करवाए जाते हैं केवीके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आईसीआर, तो वो आपके किसानों के लिए और ज्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो कंडीशन है उसमें हमें एक बदलाव लेकर आना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या कह सकते हो कि बन सकती है। अब देखो, एक तो आपकी इनपुट कॉस्ट, क्योंकि अब देखो अगर हम फर्टिलाइजर्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है तो क्या होगा, हमारी लागत बढ़ेगी। दूसरा, हम लोग अगर मान के चलो हीट वेव की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमें फूड ग्रेन के लिए अगर किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ा तो वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और छोटे और मंझले किसानों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों से स्ट्रगल करना, उन चीज़ों से फेस करना। और नेक्स्ट है फूड इन्फ्लेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सामान्य यानी कि जो कॉमन मैन है उसके लिए तो इस भोजन को खरीदना बहुत महंगा पड़ सकता है। और आपको पता है आज हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को वैसे भी सरकार के द्वारा फ्री राशन या ये कह सकते हो बहुत कम दाम पर अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे सरकारी खजाने के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में और ज़्यादा लोगों को ये भोजन खिलाना पड़ सकता है और खाद्य सुरक्षा हमारी खतरे में आ सकती है, और इकोनॉमिक बर्डन भी हमारे देश के ऊपर बढ़ सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में यही चीज इंपॉर्टेंट है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो आपका कर्जा है वो लगातार क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कारण क्या है, अब किसान को पैसे की तो जरूरत होगी, अब पैसे के लिए उसको लोन लेना पड़ेगा या किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, और अगर उसका उत्पादन नहीं होगा तो वो कर्जे को नहीं चुका पाएगा और कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो पॉलिसीज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा कि हमारे देश के मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि भाई फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरकों के उपयोग को कम करें। सोच के देखो कि पिछले 2 महीने से स्थिति बनी हुई थी, जब शुरुआत में युद्ध स्टार्ट होता है 10-15 दिन लगते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति बन सकती है, तो उसी समय ही चेतावनी देना शुरू कर देना चाहिए था। उसी समय ही एक प्रॉपर तरीके से हमें जो है एक किस प्रकार से हम लोग एक बेहतर अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद जब नुकसान बड़ा हो चुका होता है तो उसके बाद इस प्रकार से निर्णय लेना किसी प्रकार से भी बचकाना हरकत से कम नहीं है। तो ये बात मैं किसी राजनीतिक द्वेष या उनके रिगार्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि हमें अगर समय रहते हम निर्णय नहीं लेते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर आपका हमेशा कहते हैं कि भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर समस्या आ जाती है उसके बाद निपटने से अच्छा है कि समस्या को आने से पहले ही भांप लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग पहले से ही निर्णय लिए जाए। तो वही बात है। दूसरा है सीड रिसर्च लैब। आज हमें प्रेजेंट टाइम में एक और इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा कि जो आपकी हीट वेव्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, लू की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपके क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उसमें हम ऐसी वेराइटीज डेवलप करें, ऐसी सीड को डेवलप करें जो कि इन कंडीशंस के अनुकूल भी अपने आप को ढाल सके और आने वाले समय में इन स्थितियों के बावजूद भी या इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक बेहतर उत्पादन हमें दे सके। इस चीज के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। इसके अलावा हमें और रिसर्च और इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भाई इस प्रकार से रिसर्च और इनोवेशंस की तरफ ध्यान दें ताकि इन जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है हमारे खेतों के ऊपर, फसलों के ऊपर, उसको कम किया जा सके और उत्पादन जो है उसके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव ना देखने को मिले और लागत जो हम लोग यहां प्रेजेंट टाइम में लगा रहे हैं या तो उतना ही रहे या उसको कम किया जाए, क्योंकि अगर लागत बढ़ती
है तो इस प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक्सटेंशन सर्विस, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट टाइम में कहा कि आज के समय में किसानों तक हर जानकारी को, हर रिसर्च को, हर इनोवेशन को, हर सीड को पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसानों को एज इन द वो कस्टमर के तौर पर लिया जाता है, रेदर देन वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इस एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का, एक बड़ा हिस्सा फार्मर है, किसान है। तो हमें उनको एक पार्टनर के रूप में लेकर और आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर किसी भी योजना या किसी भी प्रकार की इनोवेशन को थोपना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें किसानों को मिलकर साथ लेकर आगे चलने की जरूरत है। और अब देखो हम लोग क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसी वेराइटीज और ऐसी फसलों को ग्रो करवाएं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, यानी कि विपरीत अनुकूल, विपरीत जो परिस्थितियां हैं पर्यावरण के अंदर उनमें भी वो ग्रो कर सकें, बेहतर उत्पादन दे सकें और उत्पादन के ऊपर कोई ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ना हो। माइक्रो इरिगेशन, यानी कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को आप अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमें पता है कि वाटर लेवल आपका डिप्लीट होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, रेनफेड एरिया के अंदर पानी की कमी देखने को मिलती है। तो वाटर को कलेक्ट किया जाए, वाटर को स्टोर किया जाए, जो बारिश जितनी भी आती है, और उस स्टोर किए हुए वाटर को फिर हम लोग जो है यूटिलाइज करें और उसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जाए विद द हेल्प ऑफ न्यू टूल और न्यू इंप्लीमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हम इनको यूज कर पानी की बचत कर सकते हैं और यूज एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जा सकता है। और फिर बारी आती है जी डाइवर्सिफाइड सोर्स, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे फर्टिलाइजर्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको अभी समझाया था कि किस प्रकार से हम लोग आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप्स के ऊपर, बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर, या हमारे कंपोस्ट, मैन्योर, या आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म के अंदर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इनको आपके कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। देखो एक सिंगल, अगर हम केवल कंपोस्ट को यूज करेंगे, केवल बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, केवल लेग्यूम को ग्रो करवाएंगे, तो इससे आपका रिजल्ट नहीं निकल कर आने वाला। हमें यहां पर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉलो करना होगा, ताकि आपका यहां पर उर्वरकों के ऊपर जो निर्भरता है, जैसे मान के चलिए हमारे पास 10 बैग पहले यूरिया के अगर उपलब्ध थे और आज हमारे पास 2 बैग उपलब्ध है, तो हम बाकी जो 8 बैग की जरूरत है उनको इस प्रकार से बाकी जो आपके अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं इनसे पूरा करने की कोशिश करें, और हमारे पास जो 2 बैग उपलब्ध है उनके साथ ही काम चलाने की कोशिश करें। क्योंकि हम लोग यहां पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी जो प्राकृतिक अगर साइकिल को हम लोग मेंटेन कर लेते हैं तो फिर काफी हद तक इन उर्वरकों के ऊपर निर्भरता कम हो सकती है। और नेक्स्ट बारी आती है जी एनहेंस द इंश्योरेंस, जो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये जो कवरेज ऑफ आपका फसलों का यहां पर है उसको इंक्रीज किया जाए, और दूसरा इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि फसल बीमा योजना के तहत किसानों का बीमा तो हुआ था, लेकिन उनका जितना पेमेंट आपका प्रीमियम के रूप में पे किया गया था उतना तो उनको इंश्योरेंस मिला ही नहीं, क्लेम ही नहीं मिला। तो सोचकर देखो कि किस प्रकार से ये आपकी लाभकारी स्कीम हो सकती है किसानों के लिए। तो अगर हम यहां पर किसान को उसका क्लेम ही नहीं पे करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो यहां पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए कि जो भी कंपनी आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है तो उनको प्रॉपर क्लेम और सही टाइम पर देना होगा, वरना किसान यहां पर इन चीजों से दूर होता चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर आंकड़ा आप लोग देखोगे तो किसानों ने शुरुआत में बड़ा अच्छा रुझान इसकी तरफ दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे वो इससे दूर होते जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि कंपनियों के द्वारा समय पर और सही मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। तो उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करने, स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका इंटरवेंशन गवर्नमेंट अगर करे और गवर्नमेंट सुचारू रूप से इसको चलाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती, खासकर ऐसी समस्या में, ऐसी अवस्था में जब किसानों की फसलों के ऊपर एक बड़ा यहां पर बोझ जो है वो देखने को मिल रहा है। और फार्मर काउंसलिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि किसानों को डेमोस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और उनको नई इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में सहायता की जाए, उनको गाइड किया जाए, उनको जो है अवेयर किया जाए कि भाई ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है, क्योंकि इससे हमारे आने वाली जनरेशंस को हम लोग बचा सकते हैं, हमारी भविष्य की खेती को और हमारे भविष्य की जो खाद्य सुरक्षा है उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उनको इस समस्याओं के बारे में अवगत अगर कराया जाएगा तो किसान मानने के लिए राजी हो जाएगा और उससे हम लोग आने वाले समय में समस्याओं से निपट सकते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे कर सकती है तो मैंने वैसे आपको अभी बता ही दिया है कि हम लोग सोइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से, जो आपका संतुलित उपयोग है उर्वरकों का उसके माध्यम से, या हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे उसके अंदर शुरुआत में हमारे बीज उत्पादन की बात करें, बेहतर क्वालिटी ऑफ वेराइटीज की बात करें, या फिर हम यहां पर जो है आपकी टेक्नोलॉजीज की इंटरवेंशन की बात करें, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उनको जो है सब्सिडी के ऊपर उपलब्ध करवाया जाए। और उसके बाद जब किसान की फसल उत्पादित हो जाती है तो कई बार मंडी में आपकी बिक नहीं पाती
आती है तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, या फिर स्टोरेज की फैसिलिटीज बेहतर की जाए तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बहुत जरूरी हो जाती है, खासकर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है या पेरिशेबल क्रॉप्स है उनके लिए। और नेक्स्ट आपका आता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर आपकी मौसम के चलते खराबी यहां पर किसी प्रकार से फसल में होने की आशंका है तो उसको किसानों के बारे में, किसानों को पहले से अवगत करवाया जाए कि भाई आने वाले समय में आंधी या तूफान या बारिश या सूखा पड़ सकता है या तापमान बढ़ सकता है, तो ताकि किसान पहले से ही आपके प्रिवेंटिव मेजर इरिगेशन वगैरह जो है उनको मैनेज कर ले। ताकि देखो वैसे तो कभी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रॉपर्ली हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इरिगेशन वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत तापमान वगैरह से फसलों को बचाया जा सकता है। और जो एकदम से कह सकते हो कि 100% नुकसान हो रहा था उसको 20%, 30%, 50% तक कम किया जा सकता है। तो वो हमारे प्रोएक्टिव मेजर्स तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमारे पास एक अर्ली बेटर जो आपका वार्निंग सिस्टम होगा उसी के माध्यम से। तो ये हमारा क्या था, आज का सेशन था, जिसके माध्यम से मैंने कोशिश की कि भाई किस प्रकार से जो आपकी हीट वेव्स हैं या फर्टिलाइजर्स का जो लॉस होता जा रहा है या कह सकते हो फर्टिलाइजर्स की जो कमी आती जा रही है उससे हमारे किसानों के ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि जितने भी फैक्ट, जितने भी डिटेल्स आपके साथ साझा कर सकता था सही तरीके से उनको मैंने की, और आने वाले समय में और भी डिटेल सेशन आपके लोगों के साथ उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक किसान हैं, तो दोनों ही अवस्थाओं में ये आपके लिए एक सूटेबल सेशन हो सकता है। बाकी अगर आप हमारे किसी भी पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, जैसे कि आपका यूपीएसएससी के अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एजीटीए की पोस्ट के लिए है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। या हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एक नया बैच 1 जून से ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके साथ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या रिकॉर्डेड कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव सेशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत डिटेल के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर जो रिसेंट आपके एग्जाम के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उनको आप अच्छे से कवर कर सको और किसी प्रकार की समस्या उसमें ना देखने को मिले। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और सेशंस के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।